हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप ठाकुर। आप देख रहे हैं माँ संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, बिहार बोर्ड में जो पूछे जाएंगे क्वेश्चन, वो आपको बिहार बोर्ड ने खुद ही अपना बोर्ड जो है जारी किए हैं नेट पे, तो वही क्वेश्चन आपको हम बताने जा रहे हैं। तो अंत तक बने रहें। ए टू जेड प्रश्न को आप अच्छी तरह से देखिए। जो भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अंत तक बने रहें। अगर जो भी समस्या हो तो आप नीचे कमेंट कर बताएं। और याद रखिए, अगर अच्छा से अच्छा मार्क लाना चाहते हैं तो हमेशा आप अपना राइटिंग को भी सुधार लीजिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड में अच्छे राइटिंग के अभाव के कारण भी नंबर मिलता है। तो याद रखिए, राइटिंग के साथ साथ आपको अच्छी तरह से देखना भी है। तो अंत तक बने रहें, क्योंकि हम बीच बीच में कुछ अच्छा बात बताते रहते हैं जो बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ही बहुत अवेलेबल रहता है। तो फ्रेंड्स, तो चलिए समय को बर्बाद न करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, एग्ज़ाम में सभी इस चीज़ को अच्छी तरह से पढ़ लेनी है, ठीक है। और हम आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको जवाब देना है 50 को प्रश्न जवाब देना है। और OMR शीट को अच्छी तरह से भरिएगा, ठीक है। तो अगर OMR शीट में भरने में आपको गलती हो रहा है तो आपको सुधारनी होगी और अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, ठीक है। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या पहला में देखते हैं। पेड़ का कमरा किसकी रचना है? ए विनोद कुमार शुक्ल, बी अशोक वाजपेयी, सी अमरकांत, डी यतीन्द्र मिश्र। पेड़ का कमरा, पेड़ का कमरा, ये जिसका लेखक है वो है विनोद कुमार शुक्ल का है। आप अच्छी तरह देखिएगा, हम आपको पूरी चीज़ समझा ही देंगे अच्छी तरह। और जिसमें अगर आपको प्रॉब्लम लग रहा है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 में है, BR नारायण ने किसी कहानी का अनुवाद किया है? मतलब इसमें से किस कहानी का अनुवाद किया है? ए ढहते विश्वास, बी दही बाली मंगम्मा, सी नगर, डी माँ। BR नारायण है जो हमारे दही बाली मंगम्मा के अनुवाद करवाया था, ठीक है, कहानी को अनुवाद करवाए थे। तो याद रखिए, BR नारायण दही बाली मंगम्मा का अनुवाद करवाया था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 में चलते हैं। कवयित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था? ए 1961, बी 1962, सी 1963, डी 1965। कवयित्री अनामिका का जो जन्म हुआ था 1961 ईस्वी का हुआ था। याद रखिएगा, अपने दिमाग में लॉक कर लीजिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 में। घनानंद की भाषा क्या है? ए अवधी, बी ब्रजभाषा, सी प्राकृत, डी पाली। तो आपको याद रखना होगा, घनानंद का जो भाषा था वो ब्रज भाषा था, ठीक है। इसलिए ऑप्शन संख्या जो है आपको बी मार लेनी होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 में है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? तो ऑप्शन ए है बेटियों के अनुसार, बी खोखा के अनुसार, सी मदन के अनुसार, डी गिरधर के अनुसार। देखिए, हम आपको बताते हैं, इकलौता जो होता है ना, हमेशा वो बनेरी में आग लगाता है। तो ये याद रखिएगा, जो सेन साहब का घर का धजिया उड़ाने में किसका हासिल था? तो सेन साहब को जो घर को तेरी मेरी करने में इसका योगदान था कासू बाबू का, क्योंकि ये खोखा के अनुसार जो है घर के सिद्धांतों को भी बदल दिया गया था। याद रखिएगा, किसके अनुसार सेनों के सिद्धांतों को बदल दिया गया था? तो खोखा के अनुसार अपने सिद्धांत को बदल दिया था। और इसकी 5 बेटे थे। सेन साहब की जो बेटी थी वो 5 बेटी थी, सीमा, रजनी, आलू, शेफाली, आरती, और ठीक है। तो ये सब उसकी बेटियां थी। और लेकिन उसी बेटियां में एक था सबसे सुपरस्टार,
जानवे करते हैं इकलौता पुत्र बनेरी में आग लगाता है। तो यही ने घर को धज्जियां उड़ाने में किसका योगदान था, तो वह खोखा का। प्रश्न के आगे बढ़ते हैं। छठा, दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? ए हैकल को, बी हकर्स को, सी वारेन हेस्टिंग्स को, डी विलियम जोन्स को। चलिए, दारिश नामक सोने से घड़ा जो मिला था वह श्री वारेन हेस्टिंग्स को मिला था, क्योंकि जिस समय हमारा भारत का गवर्नर जनरल था। तो आप इसको आप याद रखिएगा कि इस दारिश नामक सोने से घड़ा मिला था, लेकिन वारेन हेस्टिंग्स के समय मिला था। इन्होंने इस घड़ा को अपना एक पुरानी यादें न समझकर इस घड़ा को क्या था, गला दिया था, मतलब इसको तोड़ फेंट दिया था। ये बेवकूफ़ आदमी था जो इस घड़ा को नहीं समझा कुछ कि धातु क्या है, ठीक है, और इस घड़ा को जला दिया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 में। ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित हैं? ए कन्नड़, बी तमिल, सी उड़िया, डी गुजराती। तो इसका जो राइट आंसर है ढहते विश्वास किस भाषा का जो लिखा गया है, तो आपको याद रखिएगा ढहते विश्वास उड़ गया। ढहते विश्वास उड़ गया मतलब विश्वास जो है उड़ गया, यानी कि उड़िया में। आपको याद रखना है कि ढहते विश्वास जो भाषा का अनुवादित किया था वो हमेशा उड़िया भाषा में किया था। इसके लिए ऑप्शन जो है सी मार लीजिएगा। प्रश्न के 8वां है, दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? ए जीवानंद दास, बी अनामिका, सी सुमित्रानंदन पंत, डी रेनर मारिया रिल्के। तो आपको याद रखना चाहिए कि दूर चट्टानों की ठंडी गोद ये किस कवि की पंक्ति है, तो यह रेनर मारिया रिल्के की पंक्ति है। इसलिए ऑप्शन संख्या जो है डी आपको बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 में है, जीवानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दिया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको नज़र में अभी आ गया होगा। ए मनविहीन गम, बी बनलता सेन, सी रूपसी बंगला, डी झड़ा पालक। क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। कहता जीवानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता को माना गया है? तो आपको याद रहना चाहिए कि बनलता सेन जो थे हमारे जीवानंद दास की कविताओं का प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग में श्रेष्ठतम प्रेम कविता था। चलिए प्रश्न का 10वां देखते हैं। आध्यात्मिक शिक्षा गांधी जी का क्या अभिप्राय है? ए पुस्तक की शिक्षा, बी यंत्रों की शिक्षा, सी बुद्धि की शिक्षा, डी हृदय की शिक्षा। तो चलिए आध्यात्मिक शिक्षा जो गांधी जी का क्या अभिप्राय था? आध्यात्मिक कहने का मतलब होता है कि हृदय की शिक्षा। आध्यात्मिक जो था गांधी जी का जो अभिप्राय था वह हृदय की शिक्षा देना था। इसलिए जो याद रखिएगा आपको ऑप्शन संख्या डी में आपको लॉक लगा लेना चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 अभिमन्यु में 29 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने पद की रचना किया? तो फ्रेंड्स आप देखिए, ए 27, बी 28, सी 29, डी 30। देखिए कितना अच्छा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अभिमन्यु में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने वहाँ पर क्या किए थे, कितने गद्य की रचना किया था। तो आपको दिमाग में बैठा लेना चाहिए क्योंकि 27 गद्य की रचना किया था अभिमन्यु में रहकर लेखक ने, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है? फ्रेंड्स हम ज़्यादा तो इसका ऑप्शन तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अच्छी तरह से वीडियो देखें, नहीं तो वीडियो जो है लंबा हो जाएंगे तो आपको बाहर भी हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स चिंता मत कीजिए, हम इसको अच्छी तरह से समझाते जाएंगे, तो आप अंत तक बने रहें।
एक एक लाइन को अच्छी तरह से देखिएगा, ठीक है। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है। ध्यान सुन लिए। तो आपको क्या करना है, याद रखिएगा, जो आपसे पूछा क्या जा रहा है, धरती कब तक घूमेगी। तो देखिए, धरती कब तक घूमेगी ये राजस्थानी भाषा है, कि मतलब जो कहानी है धरती कब तक घूमेगी किस भाषा को अनुदित कहानी है। तो आपको याद रखना होगा कि ये राजस्थानी। ऑप्शन संख्या सी में मार लीजिएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 13 में है, पापती को कौन सा रोग था। पापती को कौन सा रोग था। ए टेटनस, बी हैजा, सी कैंसर, डी मेनिंजाइटिस। तो पापती का जो रोग था वो मेनिंजाइटिस था। तो पापती को जो रोग हो गया था वो मेनिंजाइटिस था, इसलिए ऑप्शन संख्या जो है डी में इसको लॉक लगा लिया जाए। प्रश्न संख्या 14 है, वारेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो याद रखिएगा, दुष्चक्र की सृष्टा द्वारा इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार से वारेन डंगवाल को पुरस्कृत किया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार से, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 में है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो देखिए, आपको ऑप्शन मिल गया हो गया तो आप देख लेंगे अच्छा से। तो चलिए, निम्नलिखित में शब्दों में कौन सा शुद्ध वाक्य है। इसको हम बोल देते हैं सोनित, ए सोतिन, बी सोनित, डी सोनित। इसका जो ऑप्शन जो है सी से है वो आपको बिल्कुल सही है, इसलिए आपका ऑप्शन संख्या जो सी में आपको लॉक लगा लेना चाहिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 16 में है, यदि एक के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो एक किस में परिवर्तन हो जाता है। तो देखिए, एक का क्या होता है, आई में परिवर्तन होता है। आपको बताए होंगे क्लास में तो आप अच्छी तरह समझ में आए होंगे। एक का किस में बदल सकते हैं, आई में, और आई को किस में बदल सकते हैं, तो आई में, ठीक है। और ओ को अब में और औ को आब में बदल सकते हैं, आपको दिमाग में बैठा लेना है। प्रश्न संख्या 17 में देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। आपको नज़र में आ गया होगा, देख लीजिए। आपके दर्शन कब होंगे, मैंने यह काम करा है, प्यास से होठ सूख रहा था, मेरा बात सुनो। तो ये ऑप्शन संख्या ए जो देख रहे हैं वो आपको बिल्कुल सही है, क्योंकि आपके दर्शन कब होंगे ये सही शुद्ध वाक्य है। प्रश्न संख्या 18 में देखते हैं, इसलिए आप इसको मार लीजिए 17 में ए। 18 में देखिए, हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, आप ध्यान से सुनिए। हाथ साफ कर देना, क्योंकि यहाँ पे कर रहा है चोरी करना, मतलब हाथ साफ करके चले जाना, मतलब ये चोरी करके क्या करता है, 9 2 11 हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो, चोरी करना। ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या 19 में देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध शब्द है। ए हैतेसी, बी हैतैसी, सी हैतेसी और डी हैतैसी। तो निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध वाक्य है, आपको यहाँ पर जानकारी होना चाहिए, तो इसलिए याद रखिएगा हितैषी जो है ऑप्शन संख्या सी में जो दिख रहेंगे वो आपको बिल्कुल सही है, सी मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 20 में है, अंतिम में कौन सा प्रत्यय होता है, बताइए। इतना अच्छा क्वेश्चन तो आपसे पूछा नहीं जाएगा। अंतिम में याद रखिएगा, जिसमें तिम लगा हुआ है, तिम में इमनिच प्रत्यय आता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इम आ रहा है। तो इम आ रहा है कि मतलब क्या है, इसका जो मात्रा है वो ई आ रहा है, इसका मतलब क्या है, मोह। तो ये हमारा किस में आ रहा है, ऑप्शन संख्या सी में आ रहा है ना, इसलिए आपको याद रखना है सी होगा इसका ऑप्शन संख्या। प्रत्यय कहने का मतलब होता है किसी भी शब्द के अंतिम में लगा होता है, और उपसर्ग कहने का मतलब होता है किसी भी शब्द के पहले आकर लगता है। चलिए, ये तो समझ गए आप। प्रश्न संख्या 21 में देख लीजिए, अष्टाध्यायी में कौन सा समास होता है। अष्टाध्यायी में आपको याद रखना होगा वो द्विगु समास होता है, ठीक है। तो ऑप्शन संख्या जो है आपको ए मार लेना है, ठीक है। अष्टाध्यायी में जो समास होता है वो द्विगु समास होता है। चलिए, इसको लॉक लगा लिया जाए द्विगु समास पे। प्रश्न संख्या 22 में है, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनाए कौन सी संज्ञा है। ए जातिवाचक संज्ञा,
बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, और सी भाववाचक संज्ञा, और डी समूहवाचक संज्ञा। तो आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पर आजकल भारतीय पहनावे में क्या हो गया, बदल गया है। तो ऑप्शन संख्या क्या है, सी मान लीजिएगा, भाव में होगा तो यानी कि भाववाचक में आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन संख्या सी मान लीजिएगा। प्रश्न क्या अगला है, 23 में है, मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है, ठीक है। तो आपको समझ में आ तो गया होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, बी में निजवाचक सर्वनाम में मान लीजिएगा, क्योंकि मैं आप चला जाऊंगा यह निजवाचक सर्वनाम में आता है। प्रश्न संख्या 24 में देखते हैं, परविशेषण शब्द किसकी विशेषता को बताता है। परविशेषण जो है किस शब्द की विशेषता को बताता है, तो वह विशेषण को ही बताता है, ठीक है। परविशेषण जो होता है विशेषण शब्द की ही विशेषता को बताता है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या, इसलिए ऑप्शन संख्या क्या, सी मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 25 में है, मीरा को जिंदगी से बहुत घृणा है, इस वाक्य से किस कारक की विभक्ति है। ए करण कारक, बी अपादान कारक, सी संबंध, डी कर्म। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो कहता है कि मीरा को जिंदगी से बहुत घृणा है, तो यह होता है करण कारक में है, ठीक है, करण से, ठीक है। आगे है, भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे आपसे। तो भूतकाल जो होते हैं ना वो आपको 6 प्रकार के होते हैं, आपको दिमाग में बैठा लेना है। इसलिए ऑप्शन संख्या जो है वो डी में आपको लॉक लगा लेना है। प्रश्न संख्या 27 में है, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है। तो याद रखना हो कि बुढ़ापे में जो इंसान बच्चा बन जाता है, तो आपको दिमाग में घुसा ये लेना है अच्छी तरह, ठीक है। तो कहता है बुढ़ापे में इंसान बच्चा होता है, मतलब भाव, मतलब किसी अनुमान लगा रहे हैं, इसलिए इसमें भाववाचक संज्ञा में रखेंगे, ठीक है। तो बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इसलिए भाव मतलब अपने आप में अच्छी भाव प्रकट कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रश्न संख्या अगला में है, 28 में देखते हैं, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो विशेषण का जो भेद होते हैं वह 4 भेद होते हैं, इसलिए ऑप्शन क्या क्या है, ए मार लीजिएगा, बिल्कुल परफेक्ट है। प्रश्न क्या 29 में देखते हैं, आपने क्या खाया है, आपने क्या खाया है, इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपको ध्यान रखना है, आपने क्या खाया, ये क्या कर रहा है आपसे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, यानी कि प्रश्न पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछने का मतलब हो रहा है ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है, तो ये प्रश्नवाचक संज्ञा में आता है, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम में इसका आ जाएगा आंसर। तो प्रश्न संख्या अब अगला में देखते हैं 30 में, भविष्यत काल के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। भविष्यत काल के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको दिमाग में बैठा लेना है, भविष्यत काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, जो अधुनातन भविष्य काल, अनघतन भूतकाल सब होता है, आपको याद रखना होगा, ठीक है। प्रश्न क्या 31 में देखते हैं, दधियोदन का संधि विच्छेद क्या होता है। दधियोदन का संधि विच्छेद क्या होता है। तो दधियोदन में होता है दधि जोड़ ओदन होता है। आप क्लास में अगर पढ़े होंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, दधि जोड़ ओदना। चलिए प्रश्न संख्या आपको दिख रहे हैं 32 में, राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति हुई है। कर्ता ने कर्म को, संप्रदान को के लिए, तो यानी कि संप्रदान को के लिए यहाँ पे आ रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन संख्या जो है बी में मार लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 33 में देखते हैं, लोह पुरुष में कौन सा समास होता है। तो आपको याद रखना है, लोह पुरुष में कर्मधारय समास होता है, ठीक है। लोह पुरुष में कौन सा समास है बाबू, तो याद रखना है कर्मधारय समास होता है। चलिए, निर्जन में कौन सा उपसर्ग होता है,
तो निर्जोड़ जन अर्थात क्या होगा, नीर यहाँ पे आ रहा है कहीं पर देख रहे हैं, तो निर्जन में जो उपसर्ग आता है वो नीर होता है, इसलिए ऑप्शन संख्या जो है बी मार लीजिएगा। फ्रेंड्स आपको देखिए डी में भी और बी में भी दोनों सेम है, हालांकि ये ऑप्शन संख्या जो है बी में मार लीजिएगा, इसका परफेक्टली दोनों आंसर तो सेम लग रहा है, इसलिए नीर में मार लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। प्रश्न संख्या 35 में आपको दिख रहे हैं, आपको स्क्रीन में मिल गया होगा क्वेश्चन। व्याम का संधि विच्छेद क्या है? व्याम पहला अक्षर ब्या है तो इसमें तो बी ले लेते हैं, तो बी जोड़ आयाम होता है, यानी कि व्याम जो होता है बी जोड़ आयाम, यानी कि जो है ऑप्शन क्या बी है, बी जोड़ आयाम। प्रश्न क्या 36 में देखते हैं, नीरव का संधि विच्छेद क्या है? नीरव का संधि विच्छेद क्या है? तो नीरव में क्या हो रहा है, यहाँ पे नी आ रहा है तो यहाँ पर नी हो जाएगा, और रब यानी कि नीरव, यानी कि जो ऑप्शन संख्या बी में आपको बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 37 में देखते हैं, आजन्म में कौन सा समास होगा? आजन्म में कौन सा समास होगा? तो आपको दिमाग में घुसा लेना है कि अव्ययी भाव समास होगा। आजन्म में कौन सा समास होगा? तो अव्ययी भाव समास होगा। प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 38, जन्म मरण में कौन सा समास होता है? जन्म और मरण में कौन सा समास होता है? तो दोनों समास है, दोनों बात आ रहा है ना, जन्म भी आ रहा है मरण भी आ रहा है, तो ये दो बातों को बीच में जोड़ रहा है, तो यानी कि जन्म और मरण इनका द्वंद्व समास हो रहा है। प्रश्न क्या 39 में है, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक चला? याद रखना है, ठीक है। तो गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका का जो प्रवास चला था 1893 ईस्वी से लेकर 1914 ईस्वी तक चला था, आपको दिमाग में बैठा लेना है। 1893 ईस्वी से लेकर 1914 ईस्वी तक चला था, ठीक है। चलिए प्रश्न क्या आप देखते हैं 40 में, ठीक है। चलिए प्रश्न का 40, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था तब उनकी उम्र क्या थी? तो देखिए जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड मिला था तो वह 27 वर्ष का था, इसलिए ऑप्शन संख्या क्या है ए मार लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न क्या 41 में देखिए, चलिए कवि ने माली मलिन किसे कहा गया है? कवि ने माली मलिन किसे कहा गया है? तो आप याद रखिए राधा कृष्ण को बोला गया था माली, मौ से क्या होगा यहाँ पे कृष्ण हो जाएगा, माली कृष्ण हो गया और मलिन जो होता है वो राधा हो जाएगा, इसलिए कवि ने जो कहा था कि कवि ने कहा था, क्या कहा था कि माली और मलिन किसे कहा गया था? वो याद रखना राधा और कृष्ण ने कहा गया था, यानी कि कृष्ण और राधा को। ऑप्शन क्या क्या यहाँ पे सी मार लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्या अगला है 42 में देखते हैं, चलिए ठीक है। मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? तो याद रखिएगा 3 संतानें थी, ठीक है। मंगू के अलावा उसकी माँ की संतान कितनी थी? तो वह 3 संतान थी, ठीक है। ऑप्शन संख्या जो है बी मार लीजिएगा, लॉक लगा लीजिएगा बी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 43 में। परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? तो देखिए परदेश की विद्या पढ़ने का यह परिणाम हुआ कि सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। मान लें कि अपना देश को छोड़ के अगर बाहर पढ़िएगा तो आपका कल्चर क्या होगा, बदले नहीं करेगा, तो इसलिए सबकी बुद्धि जो होता है वो विदेशी बन गई है। प्रश्न 44 में देखते हैं, नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचा गया? तो सुजाता द्वारा। नगर को याद रखिएगा सुजाता, नगर सुजाता, ठीक है। तो नगर का जो लेखक है वो क्या है? सुजाता है। ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा। प्रश्न 45 में लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीक है? देखिए बताए थे, याद करिए, अगर नहीं देखेंगे पीछे मॉडल सेट तो उसमें जाकर देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए लेखक के अनुसार जो मनुष्य के नाखून की किसकी जीवन प्रतीक होती हैं तो वह पासता की होती हैं, पशुता, जिसे हम कहते हैं पाशविक वृत्ति, यानी कि जो हम कहते हैं ऑप्शन संख्या सी है। मनुष्य जो वो नाखून नहीं काटना होता है पशुता की निशानी, या नाखून जो काटना होता है वह पशुता की निशानी होता है, नाखून नहीं काटना। अगर नाखून काटते हैं तो आप मनुष्यता की ओर बढ़ रहे हैं, और नहीं काट रहे हैं तो क्या पशुता है। चलिए प्रश्न क्या 46 में देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए, दिमाग में आपको सेटिंग बैठ गया होगा, ठीक है। तो
आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म हुआ था 1907 ईस्वी को हुआ था, ठीक है, आरद्वीप के छपरा में। चलिए प्रश्न संख्या 47 में देखते हैं, एक वृक्ष की हत्या में कवि शहर को कितने बार की बात करता है? फिर से, एक वृक्ष की हत्या में कवि शहर को किसने बचाने की बात करता है? तो देखिए प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि देखो, एक वृक्ष की हत्या कवि ने शहर को किसने बचाने की बात करता है? तो यह देखिए, देश के दुश्मनों से बचाने की बात कर रहा है। देश के दुश्मनों के मतलब जो हमारे देश के दुश्मन, यानी कि हमारे देश को देख के क्या करना है, जलन करना है, उसको हमारे बचाने की बात कर रही है। प्रश्न क्या 50 में देख लीजिए, ठीक है, आपको मिल गया होगा स्क्रीन पे। निम्न में कौन सा उपसर्ग है? इनमें देखिए, नी नहीं है उपसर्ग, ई भी नहीं उपसर्ग है, ना ई उपसर्ग है। इसका मतलब निस जो है हमारा उपसर्ग में आता है। प्रश्न क्या है 51 देखिए, शुद्ध वाक्य क्या है? 1 मिनट को तो बोलना ही पड़ेगा हमको। प्रकृति, प्रकृति, प्रकृति और प्रकृति, ये तीनों क्या है, अपने आप को स्मार्ट है, गलती है। और ये जो है प्रकृति पहला वाला जो है, इसका ऑप्शन सही है। प्रश्न क्या 52 देखते हैं, परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है? परिश्रम, परी कहीं पे आ रहा है, आपको दिमाग में आ रहा होगा ना, देख लीजिए कहीं पे आया है। हाँ तो चलिए, ये ऑप्शन आपको बिल्कुल समझ में आएगा, परी जो है वो ए ऑप्शन में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ए ऑप्शन सही है बिल्कुल। चलिए प्रश्न क्या आगे, आप बढ़ते हैं आगे। तिरपन में देखते हैं, खाली हाथ होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? देखिए, खाली हाथ होना हो जाता है तो पैसा, मतलब हाथ में पैसा वैसा नहीं होना, मतलब खाली जेब हो जाना, ठीक है। चलिए, अवकाश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अवकाश में जो उपसर्ग है वो अब है। अब बताइए, अब इसमें कहाँ पे है? तो बी नंबर में आपको इसको लॉक लगा लेना है, आपको आंख बंद करके लॉक लगा लेना है, ठीक है। चलिए 55 में देखिए, हिरोशिमा किस देश में है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, ये आपको याद रखना है। हिरोशिमा किस देश में है? तो बताइए, अब बताइए आप, हिरोशिमा किस देश में है? तो आपको याद रखना होगा, जापान देश में हिरोशिमा है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 56 में देखते हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? देखिए बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ लिया, पहला चैप्टर का क्वेश्चन पूछ लिया कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में हुआ था, बाबा साहेब का जन्म, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसको आप शेयर भी करते रहिए ना, तब ना मज़ा आएगा। तब मज़ा कैसे आएगा? शेयर कर दीजिए सब ग्रुप में, अपने आप में, सब व्हाट्सअप फेसबुक सब जगह शेयर करते रहिए, मज़ा तो आएगा ही, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 57 की ओर बढ़ते हैं। 57 में देखिए आपके सामने मिल गया होगा प्रश्न संख्या 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? देखिए 20 के दांत तो याद रखना, आँख बंद करके मार लेना है, 2 पार्ट का है क्वेश्चन। 20 का दांत के पाठ के लेखक कौन है? तो नलिन विजय शर्मा, याद रखिएगा, ठीक है। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? देखिए मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के जो दर्शन हो सकते हैं, कहाँ हो सकते हैं? तो ग्रामीण, यानी गाँव में हो सकते हैं, ग्रामीण भारत में, इनकी गाँव में हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा, 59 और 60 भी मिल गया होगा। चलिए 59 में, पराजय में कौन सा उपसर्ग है? देखिए मिल गया ना, पराजय में कौन सा उपसर्ग मिल रहा है आपको? देख लीजिए, ध्यान सुनिए। ए ऑप्शन प, बी परा, सी परब, डी प्राज। तो याद रखिए ऑप्शन संख्या जो भी है वो आपको सही है। प्रश्न संख्या 60 में देखिए फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन हम आगे बाद में करवाएंगे, लेकिन फिर ये क्वेश्चन देख लीजिए और नेक्स्ट हम अगला वीडियो में समझाएंगे, ठीक है, अच्छी तरह से। तो फिर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, हर वो वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचेंगे, लेकिन आप नोटिफिकेशन भी साथ में ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम जो वीडियो अपलोड करेंगे वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाएंगे, ठीक है। चलिए, किसने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते हैं? देखिए
तो याद रखिएगा, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। ये किसने कहा था? तो याद रखना है, मैक्स मूलर ने कहा था। ठीक है, तो आपको दिमाग में बैठा लेना है, किसने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं, सब नए खराब नहीं होते हैं। तो याद रखिए, मैक्स मूलर ने कहा था। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि मैंने 1 से लेकर 60 तक क्वेश्चन को आपने अच्छे तरह से हम समझा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, एक लाइक बनता है, तो इसको आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा वीडियो। आप अपनी कमेंट ट्राई बताइए कि हमें कैसा कुछ मतलब लगा वीडियो। तो आप कमेंट कर बताइए, ताकि हम हर वो वीडियो आपके पास जल्द से जल्द ऐसे बेहतर भी ला सकें। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, इसको शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में, ताकि ये वीडियो के माध्यम से बहुत छात्र अच्छी तरह से अध्ययन कर सकें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वाचिंग माय डियर फ्रेंड्स, लव यू, बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक यू।